नमस्कार दोस्तों आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का हल लेकर आया हूँ। आप सभी के ज़हन में, आप सभी के मन में यह विचार बार बार उमड़ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के प्रमोशन में वरिष्ठता का नियम क्या है, कौन वरिष्ठ होगा और कौन कनिष्ठ होगा। वरिष्ठता जो है नियुक्ति तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी या फिर उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी या चयन वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाएगी या फिर जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति में जो आपकी मेरिट बनी थी उस मेरिट के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों आज सारे डाउट्स आपको यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मौलिक नियुक्ति तिथि समान होने पर कौन वरिष्ठ होगा और कौन कनिष्ठ होगा। वरिष्ठता निर्धारण नियमावली 1981 में क्या कहा गया है, वरिष्ठता निर्धारण नियमावली 1991 में क्या कहा गया है। तो दोस्तों सारी बातें मैंने जो है इन नियमावली से लिया है, ठीक है, और लेने के बाद मैंने जितना आवश्यक पोर्शन था वो मैंने यहाँ पर निकाल करके आपको समझाने चल रहा हूँ। और अगर आपको ये नियमावली 1981 और नियमावली 1991 अगर आपको देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैंने PDF की लिंक दे रखी है, आप इसे वहाँ पर डाउनलोड करके आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस संबंध में चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वरिष्ठता निर्धारण नियमावली 1991 में क्या कहा गया है, क्योंकि 91 वाली जो नियमावली है वो कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट है। तो पहले हम वहाँ देख लेते हैं, फिर उसके बाद 1981 में आएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए वरिष्ठता का निर्धारण नियम 1991, ज्येष्ठता की अवधारणा। यहाँ पर आप देखिए उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाएं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में जो नियुक्तियां होती हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा ही की जाती हैं। भले ही उसके अलग अलग रूल, अलग अलग नियम बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो सभी सीधी भर्ती ही की जाती हैं। कुछ भर्ती विशिष्ट BTC के तहत हुई हैं, कुछ भर्तियां जो है जो आपका BTC प्रशिक्षणार्थी हैं उनकी हुई हैं, कुछ भर्तियां प्रशिक्षु शिक्षक चयन के माध्यम से हुई हैं, लेकिन सारी की सारी भर्तियां दोस्तों सीधी भर्ती ही हुई हैं। तो इस समय प्रमोशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो भी जो है प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के लिए चल रही है। तो उन्हीं की वरिष्ठता निर्धारण करने के लिए जो नियम है मैं आपको वो बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियाँ की जाएँ। तो सीधी सी बात है कि हम सभी की जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो सीधी भर्ती के द्वारा ही हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों, वहां किसी एक चयन की परिणाम स्वरूप, अब यहां पर एक शब्द जो आ रहा है एक चयन, इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेसिक स्कूलों में विभिन्न प्रकार के चयन हुए हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हम लोग कहते हैं 72,825 चयन प्रशिक्षु शिक्षक चयन, फिर आप कहते हैं 69,000 चयन, फिर कहते हैं 68,500 चयन। इसके पहले जो ढेर सारे चयन हुए थे ठीक है, उर्दू अध्यापकों का चयन और जो BTC वाले लोगों का जो है चयन या विशिष्ट BTC वालों का चयन, तो ये अलग अलग चयन हो गए, ठीक है, अलग अलग चयन हो गए। तो सबसे पहले जो वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी वो इसी आधार पर की जाएगी कि जो चयन पहले हुआ होगा वो वरिष्ठ होगा और जो चयन बाद में हुआ होगा वो कनिष्ठ होगा। तो एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता, मान लीजिए कि एक चयन की बात आप कर लीजिए, जैसे हम बात करते हैं 72,825। अब 72,825 में जितने भी अध्यापक चयनित हुए हैं ये एक चयन हो गया। अब इस चयन में जितने भी अध्यापक चयनित हुए हैं उनकी आपस में उनकी वरिष्ठता क्या होगी, कौन वरिष्ठ होगा कौन कनिष्ठ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथा स्थिति योग्य समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है। अर्थात जब आपकी नियुक्ति हुई है तो वहाँ भी एक सूची तैयार की गई थी और सूची में जिस क्रम पर आपका नाम था उसी क्रम पर जो है यहाँ जब वरिष्ठता सूची निर्धारित की जाएगी तो उसी क्रम पर आपका नाम आएगा। अर्थात उस सूची में जितने लोग आपसे ऊपर थे उतने लोग ऊपर रहेंगे और जितने लोग आपसे नीचे थे उतने लोग नीचे रहेंगे।
कहने का मतलब ये है कि चयन के समय, जिस समय आपकी नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति पत्र मिलने के पहले एक सूची तैयार की गई थी और वो सूची चस्पा की गई थी। हम सभी लोग वहाँ जा कर के देख रहे थे, अपना अपना नाम देख रहे थे कि हाँ हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो वही चयन सूची जो है हमारी वरिष्ठता का आधार होगी। आपस में जो हमारी वरिष्ठता है वो चयन सूची जो बनी थी वही हमारा आधार होगी। लेकिन विभिन्न प्रकार के जो चयन हैं, अलग अलग चयन के लोगों की वरिष्ठता तो ठीक इसी प्रकार से होगी। जो पहले चयन हुआ है वो वरिष्ठ होगा और जो चयन बाद में हुआ है वो जो है कनिष्ठ होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों से पहले उर्दू अध्यापकों का चयन हुआ था, बीटीसी वालों का चयन हुआ था, तो वो सभी हमसे क्या हो गए, वरिष्ठ हो गए। हमारे बाद जो है 68,000 और 69,000 का चयन हुआ, तो ये सभी 72,825 वालों से क्या हो गए, कनिष्ठ हो गए। तो विभिन्न प्रकार के चयन की जो वरिष्ठता है उसमें तो कोई समस्या आएगी ही नहीं। समस्या एक चयन के लोगों में परस्पर जो वरिष्ठता है उसमें आ रही है। तो उसके लिए साफ बातें यहाँ पर कही गई हैं कि जो सूची बनी थी आपके चयन के समय, उसी सूची में वरिष्ठता क्रमांक में जहाँ आपका नाम था वहीं पर आपका नाम इस सूची में भी रहेगा। प्रतिबंध यह है कि सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर यह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करता, किसी विधिमान्य कारण के बिना अगर कार्यभार ग्रहण नहीं करता, तो उसकी वरिष्ठता जो है वो खो जाएगी। कारण की विधिमानता के संबंध में नियुक्ति पदाधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। अर्थात जब आपको नियुक्ति पत्र मिला तो आपको जितने दिन में नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया था, अगर उतने दिन में आपने कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो आपकी जो वरिष्ठता है वो प्रभावित होगी। अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे। एकदम सीधी सी वही बात जो हम आपको बता रहे थे कि अगर आपका जो है चयन पहले हुआ है तो आप वरिष्ठ रहेंगे, जिसका चयन बाद में हुआ है वो कनिष्ठ रहेगा। यहाँ चयन का मतलब जो विभिन्न प्रकार के हमने चयन बताए हैं, जैसे कि 72,825, 68,500, 69,000, तो जो चयन पहले हुआ है वो वरिष्ठ रहेगा, जो चयन बाद में हुआ है वो कनिष्ठ रहेगा। तो दोस्तों ये तो रहा जो है वरिष्ठता निर्धारण जो है 1991 का नियम। ठीक है, अब हम चलते हैं 1981 में, देख लेते हैं। 1981 में कुछ ज़्यादा क्लियर किया गया है, ज़्यादा बातें बताई गई हैं, उसमें और भी ढेर सारे नियम और उपनियम के बारे में बात की गई है। ठीक है, अगर आपका एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में आपका ट्रांसफ़र हुआ है, अगर आप ट्रांसफ़र से आए हुए हैं तब आपकी वरिष्ठता का क्या होगा, ये सारी बातें आपको 1981 की नियमावली में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वरिष्ठता निर्धारण नियमावली 1981, इसमें क्या कहा गया है, ज्येष्ठता नंबर 1, किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से आधारित की जाएगी। अर्थात आपकी जब मौलिक नियुक्ति हुई है, जिस दिनांक को हुई है उस दिनांक से जो है आपकी वरिष्ठता निर्धारण किया जाएगा। परंतु दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किए जाएं, ऐसा हर बार होता है। जितने भी चयन होते हैं उसमें एक ही दिनांक को बहुत सारे अध्यापक जो है नियुक्त किए जाते हैं, बहुत सारे अध्यापकों को जो है नियुक्ति पत्र मिलता है। तो दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किए जाएं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम यथा स्थित नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों। अब नियम 17 और नियम 18 यहाँ हमें जो है देखने की ज़रूरत है, अभी हम उसको देखेंगे। नियम 17 में सूची बनाने का नियम बताया गया है, नियम 18 में सूची बनाने का नियम बताया गया है। जब आपकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति पत्र आपको मिलता है, उसके पहले जो एक चयन सूची बनती है, उसी सूची के विषय में बताया गया है कि आपका नाम किस क्रमांक पर रहेगा, कैसा रहेगा। तो यहाँ नियम 17 और 18 में कोई खास विशेष बात नहीं है, बस उसी सूची के विषय में बात की गई है जो चयन के पहले आपकी सूची बनती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किए जाएं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जाएगी जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आए हों। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है एक ही दिनांक को नियुक्त होते हैं तो वरिष्ठता निर्धारण उसी सूची से किया जाएगा जो चयन के पहले सूची बनी थी, जिसको आधार मान करके आपका चयन हुआ था। ठीक है, जिस सूची से और आपको नियुक्ति पत्र मिला था।
अब यहाँ टिप्पणी 1 क्या है? सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विद्यमान कारणों को बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। किसी विशिष्ट मामले में कारण विद्यमान है या नहीं, इसके संबंध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये बातें तो 1991 की नियमावली में भी कही गई हैं, ये कॉमन बातें हैं। फिर दूसरा क्या है यहाँ? किसी अध्यापक की जिसने नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय, ये दोस्तों उसके लिए है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होकर के जाते हैं, ठीक है, स्थानांतरण के माध्यम से जाते हैं, तो उनके लिए नियम 21 है। अध्यापक सेवा नियमावली नियम 21 को आप पढ़ लीजिएगा। किसी अध्यापक की जिसने नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो, तो ज्येष्ठता में उसका नाम स्थानांतरण का आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें उसका स्थानांतरण किया गया है संबंधित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि अंतरजनपदीय मामलों में आपकी जो है जो ज्येष्ठता है वो कब से गिनी जाएगी? भले ही आप एक जिले में कई साल सर्विस कर रहे हो, लेकिन अगर दूसरे जिले में आपका ट्रांसफ़र होता है तो जिस दिनांक को जो है आपका ट्रांसफ़र हुआ उसी दिनांक को आपकी वरिष्ठता का आधार माना जाएगा। और आप जिस जिले में ट्रांसफ़र होकर जाएंगे वहाँ पर जितने भी अध्यापक नियुक्त हैं उस सूची में आप सबसे नीचे आएंगे, क्योंकि उस जिले में आप सबसे बाद पहुँच रहे हैं। तो जितने अध्यापक अब तक नियुक्त हो चुके हैं उनसे आप नीचे आएंगे वरिष्ठता में, ठीक है। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। ये है जो है 1981 की नियमावली। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो सूची तैयार करने की बात मैंने किया था, पहले तो आप देखेंगे नियम 14(2) में क्या कहा गया है। नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों और उप नियम 1 के अधीन अधिसूचित रिक्त के अनुसरण में सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की समीक्षा करेगा और तत्पश्चात ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा जो नियुक्ति के लिए पात्र समझे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात की जा रही कि वो सूची कैसे बनती है, जो सूची आपका जो है चयन के समय आपकी सूची जो बनती है वो सूची कैसे बननी है, उसके लिए जो है ये बात की जा रही है। 15 में भी यही बात की गई है। नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में एक बेसिक स्कूल के लिए है और एक सीनियर स्कूल के लिए है। नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञापन के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्रों और उपनियम 1 के अधीन अधिसूचित रिक्ति के अनुसरण में सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त अभ्यर्थियों के नामों की समीक्षा करेगा और तत्पश्चात ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा जो चिन्हित शैक्षिक अर्हताएं रखने वाले और नियुक्ति के लिए पात्र प्रतीत हों। सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम उस क्रम में रखे जाएंगे जैसा कि नियम 14 के उपनियम 2 के खंड ख के अधीन चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों अगर मैं अपनी ही बात कर लूँ तो 72,825 की बात कर लूँ तो वहाँ पर जो टेट मेरिट थी, टेट मेरिट के आधार पर जो चयन सूची बनी थी वो बनी थी। टेट मेरिट और उसके बाद फिर आरक्षण, इन दोनों को फॉलो करते हुए जो है वहाँ पर जो सूची बनी थी वो सूची बनी थी। तो उसी सूची के अनुसार जो है प्रमोशन में भी वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ नियम 17 में क्या है, वही 14 और 15 की जिक्र की गई है। उपनियम 1 के अधीन साक्षात्कार के लिए नियत दिनांक को चयन समिति ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार करेगी जो उनके समक्ष उपस्थित हुए हों और अपने द्वारा नियुक्त के लिए उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की एक सूची उस क्रम से तैयार करेगी जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 14 या नियम 15 के अधीन तैयार की गई सूची में आए हों। और नियम 18 क्या कहता है कि चयन समिति अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के पश्चात यदि वह उचित समझे चयन किए गए अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी और उनके नाम धारित पद पर उनकी ज्येष्ठता के अनुसार रखेगी। तो दोस्तों इससे हमारा कोई विशेष लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना तो ये था कि 1991 में जो आपका ज्येष्ठता निर्धारित करने का नियम क्या है और 1981 में ज्येष्ठता निर्धारित करने का जो नियम है, दोनों नियम लगभग समान हैं, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मौलिक नियुक्ति तिथि समान होने पर कौन वरिष्ठ होगा और कौन कनिष्ठ होगा। मौलिक नियुक्ति तिथि समान होने पर वरिष्ठ वह व्यक्ति होगा जो चयन सूची आपकी बनी थी, उस चयन सूची में जो आपसे ऊपर थे वो आपसे वरिष्ठ होंगे और जो आपसे नीचे थे वो आपसे कनिष्ठ होंगे। इसी नियम को जो है एक जिले में नियुक्त अध्यापकों के लिए इसी नियम को फॉलो करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र होकर के लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी बात कही गई है कि वरिष्ठता क्रम में
उस जिले के सभी अध्यापकों के सबसे निचले क्रम में अर्थात सबसे कनिष्ठ गिना जाएगा उन्हें, जो अंतर्जनपदीय स्थानांतरित होकर के वहाँ पर आए हुए हैं। जिस समय जो है वो उस जिले में आए हैं, जिस समय उनका ट्रांसफ़र आदेश जारी हुआ है, जिस दिनांक को, उसी दिनांक से वो उस जिले में माने जाएंगे और तभी से जो है उन्हें, उसके पहले जितने अध्यापक थे वो सभी उनसे वरिष्ठ होंगे और उसके बाद आने वाले जो अध्यापक हैं उस जिले में वो उनसे कनिष्ठ होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको जो है आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। वरिष्ठता से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन आपके अंदर था वो दूर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर के, और ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप इसे डाउनलोड करके आप खुद भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। नमस्कार।